दोस्तों वो कहते हैं ना कि ऊपर वाला चीज अगर आपसे कुछ ले लेता है तो बदले में कुछ बेहतरीन चीज देता भी है। अब इस मामले में ऊपर वाला सबसे ज्यादा मेहरबान रहा है। दुनिया में मिडिल ईस्ट पे मौजूद अरब देशों के ऊपर चारों तरफ बंजर जमीन है और लोगों को पीने के लिए ढंग का पानी तक नहीं मिलता, और वो एरिया इतनी ज्यादा उपजाऊ नहीं है जहाँ खेतों बाड़ी वाला फसलें उगा सके। लेकिन इस सब के बावजूद भी अरब देशों में तेल इतना ज्यादा है कि बेटा खड़े खड़े देश के देश खरीद सकते हैं। और अगर विश्व की सबसे महंगी करेंसी की बात की जाए, मिडिल ईस्ट में मौजूद कुवैत का कुवैती दिनार है। और दुनिया में सबसे ज्यादा पैसे कमाने वाली कंपनी भी सऊदी अरब में मौजूद है, जिसका नाम सऊदी अरामको है। और कहीं न कहीं तीसरा देश किसी देश का दुश्मन होता है, लेकिन अरब देश से चिढ़ते ही भले हर कोई हो, मगर दुश्मन शायद ही आपको मिलेंगे। क्योंकि दोस्तों एट द एंड ऑफ द डे तेल तो सबको चाहिए। ये बात सही है कि नहीं, कमेंट में जरूर बताना। हालांकि यहाँ पे सबसे बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल बनता है कि इन सारी पावर के रूट यानी मिडिल ईस्ट में मौजूद ऑयल और गैस रिजर्व वहाँ पे इतने ज्यादा कैसे मौजूद हैं कि पिछले कई दशकों से अरब देश उनके बल पर पूरी दुनिया पर राज कर रहे हैं। और क्या दोस्तों तेल खत्म हो जाने के बाद अरब देश रास्ते पे आ जाएंगे? वेल आज इस वीडियो में इंटरेस्टिंग सवालों का सिंपल जवाब देंगे, इसलिए वीडियो को पूरी एंड तक देखना और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो यहाँ देखो दोस्तों, अरब देश में इतना तेल कैसे है, और इनका जवाब दो चीजों में छिपा हुआ है। पहला पेट्रोलियम की फॉर्मेशन के प्रोसेस में, और दूसरा हिस्ट्री में। शुरुआत करते हैं पहले सवाल से कि आखिर धरती के अंदर क्रूड ऑयल और बाकी एनर्जी रिसोर्सेज बनते कैसे हैं। आप आज जिस क्रूड ऑयल का इस्तेमाल करते हैं उसे बनने में मिलियंस ऑफ ईयर्स लग जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, जिसकी शुरुआत होती है समुद्र से। दरअसल समुद्र में मरीन ऑर्गेनिज्म जैसे मछलियाँ, प्लांट, एल्गी और प्लैंटन यानी कि माइक्रोस्कोपी मरीन ऑर्गेनिजम्स जब मर जाते हैं तब अपने जीवन के अंतिम समय में उनकी लाशें सी बेड पानी के सबसे निचले हिस्से यानी कि जमीन पर चली जाती है, जहाँ पे वो डिकम्पोज होते रहती है। देखो इतना तो हम सभी जानते हैं कि अर्थ जैसे एक्टिव प्लेनेट पर हर कोने में हलचल होते रहती है, इसलिए समय के साथ साथ पानी में मरने वाले जीवों का यानी कि दोस्तों उनके लाशों के ऊपर सेडिमेंटेशन होते रहती है। और कुछ लाख सालों बाद उनके ऊपर लाखों टन के वजन होने वाली इतनी ज्यादा परत जमा हो जाती है जो गहराई में रेमिनेंट मौजूद होते हैं। वहाँ का प्रेशर और वहाँ की हीट एक्सट्रीम लेवल पर पहुँच जाती है। जी हाँ दोस्तों, नाउ हियर कम्स सेकंड स्टेज। इवेंचुअली जितने भी प्राचीन समय के समुद्र रहे हैं वो समय के साथ साथ अलग अलग कंडीशन की वजह से ड्राई अप भी हुए हैं। कोई एक्सेसिव हीट और इवेपोरेशन का शिकार बना तो कोई टेक्टोनिक मूवमेंट का, लेकिन जो पीछे छूट गई वो थी समुद्र के नीचे वाली जमीन, जिन्हें दोस्तों सेडिमेंट्री बेसिन्स के नेम से जाने जाते हैं। अब दोस्तों सेडिमेंट्री बेसिन्स में बदलने के बाद इन हिस्सों का अर्थ का मेंटल से संपर्क और मेटल के हीट का एक्सपोजर और भी ज्यादा बढ़ गया। ऊपर से जमीन की इतनी गहराई में ऑक्सीजन बिल्कुल भी नहीं था, वो अलग है, जिस वजह से प्रेशर और हीट एक्सपोनेंशियली इंक्रीज होने के बाद यही ऑर्गेनिक मैटर ऑक्सीजन की कमी में वैक्स जैसे सब्सटेंस में कन्वर्ट हो जाता है, जिसे हम केरोजेन कहते हैं। जी हाँ, लेकिन अब इसे आसान भाषा में क्रूड ऑयल का प्री प्रोडक्ट भी कह सकते हैं। धरातल में मौजूद इस केरोजन को और प्रेशर और हीट का सामना करना पड़ता है अगले लाखों करोड़ों सालों तक, क्योंकि अर्थ के ऊपर लेयर्स तो बनती ही चली जाती है और हीट और प्रेशर से गुजरते हुए ये कैटेजेनेसिस नाम का एक लंबी प्रोसेस का सामना करना पड़ता है। और फाइनली कैटेजेनेसिस कंप्लीट करने के बाद उस ऑर्गेनिक मैटर का ब्रेकडाउन होता है और फिर वो बन जाता है हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन सिंपल हाइड्रोजन कार्बन से मिलकर बना हुआ वो कंपाउंड होता है जो बहुत हाई प्रेशर और हीट में डेवलप हो पाता है। और इस कंपाउंड के बनने के बाद ये हाइड्रोकार्बन कोयले में बदलेगा या फिर क्रूड ऑयल में बदलेगा या कोई नेचुरल गैसेस या फिर एनर्जी रिसोर्सेस। ये उस हाइड्रोकार्बन के आसपास के उसका सराउंडिंग, उसका प्रेशर, उसका टेम्परेचर और कई बार उसकी इन्वायरमेंट डिसाइड करता है। इवन कई बार भी ऐसा देखा जाता है जिन प्लांट्स और बाकी ऑर्गेनिजम्स के ऑर्गेनिक मैटर्स के सेडिमेंट्री बेसिन्स पे जमा हो जाते हैं, उनकी वैरायटी और उनकी स्ट्रक्चर्स भी फाइनल प्रोडक्ट का रिजल्ट अल्टर करने में एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। अब खैर ये बात तो हो गई कि आखिर क्रूड ऑयल बनता कैसे है, जिसके तार बेसिकली समुद्र से ही जुड़े हैं, वो भी ऐसा समुद्र जिसके नीचे हजारों लाखों साल तक उस ऑर्गेनिक मैटर्स को अच्छे खासे प्रेशर्स का सामना करना पड़ता है। लेकिन दोस्तों हम यहाँ बात कर रहे हैं मिडिल ईस्ट में मौजूद अरब देशों का, जहाँ शायद उतनी ही बड़ी और लार्ज वाटर बॉडीज होंगी जितनी हमारी हमारी नहीं आपकी गर्लफ्रेंड्स है। सीधे शब्दों में अगर कहा जाए तो एक भी नहीं। झूठ बोलो, बार बार झूठ बोलो।
लेकिन सवाल ये उठता है कि बिना समुद्र का यहाँ पे इतना सारा तेल आया कैसे? दैट इज वेयर हिस्ट्री अलोंग विद ज्योग्राफी इंटर्स दिस चैट। देखो साइंटिस्ट अलग अलग डेटा की मदद से हमेशा धरती की कंडीशंस का अंदाजा लगाते रहते हैं और कोशिश करते हैं जानने की साल दर साल इसमें क्या बदलाव हुए हैं। और ऐसे ये रिसर्च की वजह से हमें ये पता चला जहाँ आज आप मिडिल ईस्ट देशों को देखते हैं ना, असल में वही इलाका आज से करीब 100 मिलियन साल या फिर करीब 10 करोड़ साल पहले एक मैसिव ओशियन का हिस्सा हुआ करता था, जिसे आज के ज्योग्राफी में उसे 33 ओशियंस की नेम से रेफर किया जाता है। अब करीब 15 करोड़ साल पहले धरती के ग्लोब पर कैसे थे ये आप इस इमेज को देखकर समझ सकते हैं। अब इसके बाद वही हुआ जो सब जानते हैं, धरती पे एक हैवी एस्टेरॉयड गिरा और ढेर सारी ज्वालामुखी फटे और साथ ही साथ एक बहुत टेक्टोनिक मूवमेंट जिसकी वजह से हमारी धरती का शक्ल ही पूरी तरह से चेंज हो गए और सारा जमीनी हिस्सा 7 कॉन्टिनेंट में डिवाइड हो गया। और नॉर्मल टेक्टोनिक मूवमेंट की वजह से इवेंचुअली मिडिल ईस्ट की जमीन समुद्री सतह से ऊपर उठी और 33 ओशियन नीचे चला गया। लेकिन इस ओशियंस के अंदर करोड़ों साल से दफन होने वाला मैटर अंदर ही अंदर कंप्रेस होता रहा और इसने अपनी प्रोसीजर्स जारी रखा। अब करोड़ों साल बाद जब हम इंसान धरती पर आए तब हमने ऑयल को डिस्कवर किया और फाइनली आज उस मिडिल ईस्ट से अपनी मैक्सिमम तेल की सप्लाई लेते हैं, जो एक समय पे समुद्र के नीचे होने की वजह से आज क्रूड ऑयल का इतना बड़ा रिजर्व बन चुका है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर एक और इंटरेस्टिंग सवाल आता है, चाहे ये देश कितना ही पैसा क्यों ना कमा ले, क्रूड ऑयल इज ए नॉन रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्स, यानी कल को ये पूरी तरह खत्म हो गया तो अगले करोड़ों साल के बाद भी इसे दोबारा से नहीं बनाया जा सकता। अब इस बात की गंभीरता को समझते हुए इंसानियत यानी कि इंसान धीरे धीरे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स और रिन्यूएबल रिसोर्स जैसे सोलर, विंड और हाइड्रो एनर्जी की ओर बढ़ रही है। लेकिन दोस्तों यहाँ पे कड़वी सच्चाई ये है कि एक समय के बाद अरब देशों के पास भी सारा तेल या तो खत्म हो जाएगा या फिर इतना कम रहेगा कि अपनी इकोनॉमी उसके सहारे सिर्फ नहीं चला पाएंगे। तो क्या ऐसा मौका आने पर अरब देश सड़क पर आ जाएंगे? देखो इस कड़वी सच्चाई को मिडिल ईस्ट वाली देश बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं, जिस वजह से धीरे धीरे अपनी इकोनॉमी को डाइवर्सिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि उनका बड़ा हिस्सा तेल से आने की बजाय अलग अलग सेक्टर से आए। और इस प्रोजेक्ट को अचीव करने के लिए अरब के देशों का सबसे बड़ा टारगेट है टूरिज्म सेक्टर। आपको बता दो यूएई में हर साल एक ऐसा स्ट्रक्चर बनता है जिससे वो देश लगातार बाहरी लोगों को अपने देश में विजिट करने के लिए अट्रैक्ट करते रहता है। और विजन 2030 नाम के एक प्रोजेक्ट के तहत सऊदी अपने इकोनॉमी में सेक्टर की कंट्रीब्यूशन को 3 से बढ़ाकर 10% तक लाना चाहता है। और इसके अलावा न्यूम नाम की फ्यूचरिस्टिक सिटीज पर भी सऊदी तगड़ा पैसा इन्वेस्ट कर रहा है ताकि वो अपने देश में टूरिस्ट के साथ साथ अमीर लोगों को रहने के लिए भी इन्वाइट कर सके, क्योंकि देश के अंदर जितने भी अमीर लोग रहेंगे और कहीं न कहीं उनका पैसा घूम फिर कर तो वापस से उसी देश में ही आ जाएगा। जी हाँ दोस्तों, और इसी माइंडसेट के साथ कतर में भी पिछले साल फुटबॉल वर्ल्ड कप होस्ट किया गया था ताकि बाहर के लोगों का अटेंशन वो अपनी तरफ खींच सके और अपने देश को दुनिया के सामने एक पॉइंट मतलब ध्यान देने वाला अटेंशन दे सके। इस वर्ल्ड कप को होस्ट करवाने की वजह से कतर में भी बहुत इंफ्रास्ट्रक्चर बना था, बहुत सारा फॉरेन मनी भी आया था। बाकी तो टूरिज्म में कतर की वैल्यू बड़ी थी, सो अलग है। जी हाँ दोस्तों, लेकिन वही हमारी देश में जब विश्व की सबसे ऊंची मूर्ति बनती है ना, तो उसे क्रिटिसाइज किया जाता है। चीजों का रीडेवलपमेंट होता है तो उस पर विवाद छेड़ा जाता है। टूरिस्ट स्पॉट इसीलिए नहीं बनाई जाती ताकि लोग उस चीज को देखने आए, बल्कि इसलिए बनाए जाते हैं ताकि उस इकोसिस्टम से न सिर्फ लोगों को कमाने का साधन मिले, बल्कि उस इकोसिस्टम से इकोनॉमी को कंट्रीब्यूशन भी मिलता रहे। टाइम्स ऑफ इंडिया की खुद की रिपोर्ट के हिसाब से पहले 11 महीने में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी में 26 लाख लोग घूमने आए थे, जिसके सिर्फ टिकट सेल से 72 करोड़ रुपए कमाए थे। आपने सही सुना, करीब 72 करोड़ कमाए थे। ये काफी खूबसूरत प्लेस है और यहाँ के औरतों को इलेक्ट्रिक ऑटो सरकार ने दिए हैं ताकि वो अपना रोजगार चला सके। दोस्तों स्टैच्यू ऑफ यूनिटी को घूमने में टिकट को हटाकर जो सिर्फ पर्सनल कॉस्ट आता है, जो 700 से करीब 1200 रुपए तक आता है, जिससे कि आप ये समझ सकते हैं कि इकोसिस्टम को बिल्ड करके कैसे टूरिस्ट सेक्टर अलग अलग कैसे अर्थव्यवस्था में योगदान देता है। फिर दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा? उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको काफी अच्छे से समझ में आई होगी। इस वीडियो में आपको सबसे ज्यादा अच्छा क्या लगा हमें कमेंट करके भी जरूर बताइएगा। और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए हमारा चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो दोस्तों आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।